नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम, स्वागत है आप सबका। मैं डीसी मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल। यूपीपीएससी प्रीलिम्स पीसीएस अधिकारी की परीक्षा के लिए ये स्वस्ति श्रृंखला और 12 अक्टूबर को आपकी परीक्षा, उसके लिए रीजनिंग की ये क्लास आप सभी लोगों के सामने, साथ ही साथ जो बच्चे पीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं वे भी इस क्लास को देख सकते हैं। क्या हाल है आप लोगों का? परीक्षा की तैयारी चल रही है बढ़िया से? आज 2 अगस्त हो गया है, 12 अक्टूबर को आपकी परीक्षा है। तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर यानी मोटा मोटा 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं। जान लगा दीजिए अपनी परीक्षा के लिए, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका अंतिम अटेम्प्ट होगा। पिछले कई सालों की मेहनत का पूरा निचोड़ इस बार रख देना है, हार नहीं माननी है और सिलेक्शन ले करके निकलना है कि नहीं? आइए शुरू करते हैं। आपके इस सिलेक्शन की दौड़ में मेरा छोटा सा एक हिस्सा रीजनिंग विषय आप सबके सामने। पहले क्वेश्चन से करते हैं आज के सत्र की शुरुआत। पहला क्वेश्चन आज के सत्र का ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी गणितीय संक्रिया आनी चाहिए? जितने भी लोग जुड़ रहे हैं क्लास से, आप सबका स्वागत है। वेलकम ऑल, गुड इवनिंग, वेलकम 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 वेलकम, राधे राधे, स्वागत है भैया। कहता है निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी गणितीय संक्रिया आनी चाहिए। एक इक्वेशन उसने हमको ये दी हुई है जहां पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में 4(3) -12 डिवाइड बाई 4 + 2 = 1 और कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को रखा जाए कि ये इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक, अगर हम ऑप्शंस को रखते हैं, मान लीजिए पहले ऑप्शन डिवाइड को रखते हैं, तो ये ब्रैकेट में 4 डिवाइडेड बाई 3 होगा। क्या 4 कभी 3 से डिवाइड होता है? नहीं, गलत हो गया। अगर मैं यहां प्लस को रखता हूं तो 4 + 3 7 हो जाएगा ये, और -12 डिवाइड बाई 4, 12/4 कितना हो गया? 3, माइनस का 3 प्लस का 2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 1, और 4 + 3 7, माइनस से क्या ये 11 के बराबर होगा? नहीं। उसी प्रकार से माइनस भी बराबर होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो क्या रखा जाए? इंटू रखा जाए। अब अगर इंटू रख करके इसको सॉल्व करते हैं तो 4 × 3 -12/4 ये कितना हो गया? ये हो गया 3, यानी माइनस का 3 प्लस का 2 बराबर किसके है? 11 के। 4 × 3 = 12, माइनस का 3 प्लस का 2 विच इज इक्वल टू -1 बराबर है 11 के, और ये आ गया 11 बराबर 11, यानी LHS = RHS। इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। किसके लिए बैलेंस हुई? ऑप्शन नंबर डी यानी इनटू के लिए। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक, विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं वस्तुओं की संख्या को दर्शाती हैं। हमारे सामने फिगर है, ये ट्रायंगल दिखाता है बैरल्स को, ये स्क्वायर दिखाता है बॉटल्स को, ये सर्कल दिखाता है जग्स को, और ये हेक्सागन दिखाता है ग्लासेस को। ठीक, पूछा क्या उसने? कहता है ऐसे कितने बैरल हैं, ऐसे कितने बैरल हैं जो केवल जग हैं। शब्द ध्यान रखना, जो क्या हैं? केवल जग हैं, ये उसने हमसे पूछा है। ठीक, ऐसे कितने बैरल हैं जो केवल जग हैं। ऐसे बैरल्स की संख्या जो केवल जग हैं उनके बारे में बताना है, बाकी किसी के बारे में नहीं। तो बैरल और जग का कॉमन एरिया कहां पर आ रहा है? ये बैरल है और ये है जग। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैरल और जग का कॉमन एरिया, अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा और बड़ा कर दूं आप लोगों के लिए, तो बैरल और जग का कॉमन एरिया कहां नजर आता है आपको? ये बैरल है, ये जग है, और दोनों का कॉमन एरिया ये 4 वाला एरिया है कि नहीं? ठीक, ये कौन सा एरिया है? इसमें बैरल भी आ रहा है और इसमें जग भी आ रहा है। अब उसने हमसे पूछा था कि केवल जग हो, ऐसे बैरल जो केवल जग हो, तो बैरल जो केवल जग है उनकी संख्या क्या निकल करके आ रही? 4। तो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 इज राइट आंसर। अगर केवल शब्द ना लगाता, क्या कहते? केवल शब्द ना लगाता और फिर कहता कि बताओ ऐसे कितने बैरल हैं जो जग हैं, केवल शब्द नहीं होता, ऐसे बैरल जो जग हैं
तो बैरल और जग का कॉमन एरिया हो जाता 4, लेकिन ऐसे बैरल जो केवल जग नहीं है, हो सकते हैं जग, तो ये 5 वाला एरिया भी कॉमन कर लेते। क्यों? क्योंकि 5 वाला एरिया बैरल में भी आ रहा है और जग में भी आ रहा है। तब आंसर क्या देते? 5 + 4 9 इसका आंसर देते। लेकिन चूंकि केवल शब्द उसने लगा दिया है तो केवल 4 ही इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये आया है, किससे? सिलोगिज्म से। कुछ पेन नीले हैं, सम पेन्स आर ब्लू। कुछ नीले प्लास्टिक हैं, सम ब्लू आर प्लास्टिक। नीला और प्लास्टिक से नीला ड्रम ध्यान आ गया। कुछ प्लास्टिक स्याही हैं, सम प्लास्टिक आर इंक। ये 3 स्टेटमेंट हैं, इनके लिए 2 निष्कर्ष हैं, इनके बारे में बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। आइए चेक करते हैं। तो कहता है सम पेन्स आर ब्लू, कुछ पेन क्या हैं? ब्लू हैं। फिर कहता है सम ब्लू आर प्लास्टिक, कुछ ब्लू क्या हैं? प्लास्टिक हैं। फिर कहता है सम प्लास्टिक आर इंक, तो कुछ प्लास्टिक क्या हैं? इंक हैं। ये फिगर बनेगा हमारा, सम का फिगर है सबके साथ में। कुछ पेन क्या है? कुछ पेन ब्लू है, कुछ ब्लू प्लास्टिक है, कुछ ब्लू प्लास्टिक इंक है। फिर पहला निष्कर्ष उसने हमसे पूछा है सम प्लास्टिक्स आर पेन, कुछ प्लास्टिक क्या है? पेन है। तो देखो प्लास्टिक का पेन के साथ क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? ये पेन वाला सर्कल है और ये प्लास्टिक का सर्कल है। प्लास्टिक का पेन के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये डाउटफुल केस हो गया। ठीक, मैंने आपको क्या सिखाया है कि फिगर में यदि डायरेक्ट रिलेशन ऑल, सम या नो का ना मिले तो क्या करेंगे? डाउटफुल केस हो जाएगा। ठीक, फिर अगला कंक्लूजन है, कहता है कुछ नीले स्याही हैं। कुछ नीले क्या हैं? स्याही। ठीक, तो अगर कहता है कुछ नीले स्याही हैं तो नीले का, ब्लू का, स्याही इंक के साथ में, सम ब्लू आर इंक, ब्लू का इंक के साथ में क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? ये ब्लू का सर्कल है, ये इंक का सर्कल है। अगेन ब्लू का इंक के साथ कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और यदि नहीं है तो ये भी कैसा होगा? डाउटफुल केस होगा। 2 डाउट केसेस मिल गए। अब मैंने आपको समझाया है कि यदि सिलोगिज्म के क्वेश्चन में हमको 1 से अधिक डाउट केस मिल जाए, सिलोगिज्म के क्वेश्चन में 1 से अधिक डाउट केस मिल जाए, तो वहां कंडीशन लगती है आइदर की। आइदर में 3 शर्तें होती हैं, और पहली शर्त यही है कि कम से कम 2 कंक्लूजन डाउट में होने चाहिए, तो डाउट में मिल रहे हैं। अगली शर्त क्या होती है कि दोनों कंक्लूजन्स में से, जो डाउट में हैं, उन दोनों कंक्लूजन्स में से एक कंक्लूजन पॉजिटिव और एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, यानी उसमें नो या नॉट ऐसा कुछ लगा होना चाहिए। तो चेक करें, तो कहता है सम प्लास्टिक्स आर पेन, पॉजिटिव कंक्लूजन है। सम ब्लू आर इंक, ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन है। दोनों कंक्लूजन कैसे हैं? पॉजिटिव, जबकि आइदर के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कंक्लूजन चाहिए। तो क्या आइदर की कंडीशन सेट होगी यहां पर? नहीं। इसका मतलब है ये कंक्लूजन भी गलत है, ये कंक्लूजन भी गलत है। तो प्रश्न का उत्तर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर ए, कि ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 इसका अनुसरण करता है। ठीक, आइए अगला प्रश्न। यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदला जाता है, दक्षिण को किस में बदल रहे हैं? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम को पूर्व में बदला जाता है, और इसी प्रकार आगे भी, तो उत्तर पूर्व को किस दिशा में बदला जाएगा? यह हमसे जानना चाहता है। ठीक, हमारे पास जो डायरेक्शंस होती हैं वो स्टैंडर्ड डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं? ये होता है नॉर्थ यानी उत्तर, ये साउथ यानी दक्षिण, ये वेस्ट यानी पश्चिम, और ये ईस्ट यानी कि पूर्व। ठीक, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व डायरेक्शन। इसी प्रकार से वेस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। तो साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है? तो उसने हमसे क्वेश्चन में कहा है, कहता है कि उत्तर पश्चिम, दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदला जाता है। दक्षिण को किस में बदलते हैं? उत्तर पश्चिम में। अब यहां पर डिफरेंस कितने का हो रहा है बस वो देखना है। ये रहा दक्षिण, और दक्षिण को किस में बदलते हैं? उत्तर पश्चिम में। यानी दक्षिण कहां पहुंच गया? उत्तर पश्चिम में पहुंच गया। दक्षिण उत्तर पश्चिम में पहुंच गया। दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदलते हैं। कितने का डिफरेंस है? ये 90 एंगल है, ये भी 90 है, तो ये कितना हो गया? 45। तो 90 + 45 कितना हुआ? 135 डिग्री का रोटेशन। कितना रोटेशन हो रहा है? 135 डिग्री का रोटेशन हो रहा है। कैसे? दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदला जाता है। तो दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदला तो ये 135 डिग्री का रोटेशन हुआ। फिर कहता है
उत्तर पश्चिम को पूर्व में बदलते हैं, तो ये उत्तर पश्चिम है, पूर्व में बदल रहे हैं, किससे? पूर्व से। तो ये 45, ये 90, तो अगेन कितने का डिफरेंशिएशन यहां पर चल रहा है? तो नॉर्थ ईस्ट को पूर्व में बदल दिया, यानी उत्तर पश्चिम को जब पूर्व में बदला तो अगेन 135 डिग्री का रोटेशन हुआ। तो अगली बार कहता है इसी प्रकार से चीजें चलती रहें, तो कहता है कि उत्तर पूर्व को किस दिशा में बदला जाएगा, उत्तर पूर्व को किस दिशा में बदला जाएगा, यानी उत्तर पूर्व कहां पहुंच जाएगा। ठीक, तो ये रहा हमारे पास में उत्तर पूर्व। इसको भी क्या करें? 135 डिग्री रोटेट कर दें, तो 135 डिग्री यानी ये हो गया 45 और ये हो गया 90, तो 90 प्लस 45 135, यानी इसको जब 135 में चेंज करेंगे तो ये कहां पहुंच जाएगा? दक्षिण में पहुंच जाएगा, यानी उत्तर पूर्व किस में बदल जाएगा? उत्तर पूर्व दक्षिण में बदल जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्व को दक्षिण में बदल देंगे। ठीक, क्लियर? आ गई बात समझ में? आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, कहता है कि हमें कुछ आकृतियां दी गई हैं, ठीक, और उस आकृति में ये आकृतियां हैं, कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति सी से ठीक उसी तरह संबंधित है जैसे आकृति बी आकृति ए से संबंधित है। ठीक, तो क्वेश्चन कुछ ये है कि आकृति ए और बी आपस में संबंधित हैं। ठीक, आकृति ए और बी आपस में संबंधित हैं और हमसे कह रहा है कि सी से कौन सी आकृति इन नीचे गिवन ऑप्शंस में से संबंधित होगी। याद रहे कितनी आकृतियां दी गई हैं? 5। ठीक, इन पांचों में से जो आकृति हमारे प्रश्न का उत्तर होगी उसका आंसर हमको ये देना है ABCD में से जो भी आकृति हमारे प्रश्न का उत्तर होगी। ठीक, तो अब जब उत्तर पहचानेंगे तो उत्तर कैसे पहचानेंगे कि पहले ए और बी में क्या लॉजिक लग रहा है वो पता लगे। तो ए और बी में क्या लॉजिक लग रहा है? देखो ए में क्या दिया है? एक षटकोण दिया है, 6 भुजाएं हैं, और जब ए से बी पर गए हैं तो उसको पंचभुज में बदल दिया, यानी एक भुजा कम कर दी। क्या कर दी? एक भुजा कम कर दी कि नहीं कर दी? और अंदर ये जो 2 सर्कल बने थे इनको बाहर कर दिया और अंदर एक डॉट ले आए, बस इतना ही चेंज हुआ है ना। तो सेम काम इसमें भी करेंगे। ये क्या है हमारे पास में? स्क्वायर, तो एक भुजा कम करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ट्रायंगल। अंदर के दोनों सर्कल को कहां ले आएंगे? बाहर ले आएंगे और अंदर क्या आ जाएगा? एक डॉट आ जाएगा। ये फिगर मिलना चाहिए। ये फिगर कहां दिया हुआ है? ये फिगर दिया हुआ है आकृति नंबर 1 में। ठीक, तो आकृति नंबर 1 किस ऑप्शन में दी हुई है? ऑप्शन नंबर डी में। डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हम सबके सामने। क्या कहता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन किस चीज का है? तो क्वेश्चन है वॉच का कूट क्या होगा, यानी कोडिंग डिकोडिंग का। सेंटेंस कोडिंग का क्वेश्चन है। सेंटेंस कोडिंग के इस क्वेश्चन में हमको वॉच का कोड बताना है। कैसे बता पाएंगे? सेंटेंसेस को आपस में कंपेयर करके। ये पहला सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है, वाउंड द राउंड वॉच, सेंटेंस नंबर 1। अ केक इज राउंड, सेंटेंस नंबर 2। फिर वॉच अ राउंड व्हील, सेंटेंस नंबर 3। 3 सेंटेंसेस है, कोड बताना है वॉच का। कैसे बताएंगे? कंपेयर करते हैं। वॉच कहीं पर है कॉमन, तो वॉच देखो, वाउंड द राउंड वाउच वॉच सेंटेंस नंबर 1 में भी है। वॉच अ राउंड व्हील सेंटेंस नंबर 3 में। तो 1 और 3 दोनों में वॉच मिल रही है। अगर हम 1 और 3 को डायरेक्ट कंपेयर करें तो वॉच और वॉच कॉमन मिल जाएगा, लेकिन साथ में राउंड भी कॉमन मिल रहा है। अगर राउंड भी कॉमन मिल रहा है तो वॉच का एग्जैक्ट कोड यहां से नहीं बता सकते। अब क्या करें? अगर हम राउंड को यहां से किसी तरह से गायब कर सकें, यानी राउंड का कोड हटा सकें, तो हमको वॉच का कोड मिल जाएगा। तो राउंड कहीं पर कॉमन है क्या? देखो, राउंड हमको पहले में भी मिल रहा है, दूसरे में भी मिल रहा है और तीसरे में भी मिल रहा है। तो पहले, दूसरे और तीसरे को, तीनों को एक साथ कंपेयर करेंगे तो कोई कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 1 8 7 5 6 1 4 3। एक यहां पर भी है, एक यहां पर भी है और एक यहां पर भी है, यानी कि राउंड का कोड क्या हो गया? 1। अब जब हम वॉच और वॉच यानी पहले और तीसरे को कंपेयर करेंगे तो वॉच यहां पर भी मिलेगा और वॉच यहां पर भी मिलेगा। कोड में क्या कॉमन मिलेगा? उधर है 8 7 5, इधर है 7 3 2, तो 7 यहां पर मिलेगा और 7 यहां पर भी मिलेगा।
तो वॉच का कोड क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, आसान सा क्वेश्चन है। तरीका मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस कोडिंग के क्वेश्चंस को करने के लिए आपस में उनको कंपेयर कर देते हैं। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, विकल्प में से विषम चित्र चुने। सीसेट की परीक्षा में नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आरओ की परीक्षा के लिए जब मैं आपको प्रिपरेशन करवा रहा था तो वहां पर मैं आप लोगों को नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं करवाता था, क्योंकि नहीं पूछता है आरओ की परीक्षा में। लेकिन सीसेट की परीक्षा में नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, तो आपको यहां पर उसकी भी प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो कहता है ये नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, विषम चित्र को चुनना है। कौन सा चित्र विषम होगा भाई, जरा बताओ। देखो जरा, अगर हम चित्र नंबर 1 को देखते हैं तो 2 स्क्वायर हैं आपस में कट करते हुए, सब जगह वही है, 2 बिंदु हर जगह हैं, हर जगह वही है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है? अगर हम डिफरेंस को निकालते हैं तो क्या बन सकता है, ध्यान से देखो। ये वाला डॉट देखना, ये वाला जो डॉट है, ये वाला डॉट, ये इस वाले स्क्वायर के अंदर आ रहा है, इस वाले स्क्वायर के अंदर ये वाला डॉट है, और जो ये वाला डॉट है ये दूसरे वाले स्क्वायर के अंदर आ रहा है। यानी एक लॉजिक ये बन सकता है कि ये जो दोनों डॉट हमारे पास दिए गए हैं, ये दोनों डॉट अलग अलग स्क्वायर्स में आ रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बी वाले फिगर को देखोगे तो ये वाला डॉट इस स्क्वायर में है और ये वाला डॉट इस स्क्वायर में है। ठीक है, यहां पर चेक करोगे तो ये वाला डॉट इस स्क्वायर में है और ये वाला डॉट, ये दोनों डॉट सेम स्क्वायर में है। दोनों डॉट कहां है, सेम स्क्वायर पे, जबकि ए बी और बी दोनों में जो डॉट हैं वो अलग अलग स्क्वायर में बने हैं। डी वाले में भी एक स्क्वायर ये है डॉट यहां पर, और दूसरा वाला डॉट ये इस वाले स्क्वायर में। यानी यहां पर जो लॉजिक लग रहा है वो ये कि इन सभी चित्रों में जो 2 स्क्वायर दिए गए हैं, हर स्क्वायर में एक डॉट है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो डॉट हैं दोनों वो एक ही स्क्वायर में बने हुए हैं। तो यही वाला फिगर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज अक्षर अंकीय श्रृंखला दी गई है, यानी अल्फा न्यूमेरिक एक श्रृंखला दी गई है। कहता है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताइए। ठीक, श्रृंखला में क्या है, S81 Q64 क्वेश्चन मार्क M36 K25। तो ये तो स्क्वायर की संख्याएं दी गई हैं, सीधे सीधे स्क्वायर की संख्याएं। 81 9 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है और 25 5 का। तो इस हिसाब से 9 8, तो यहां 7 का स्क्वायर होना चाहिए, तब ये 6 और 5 स्क्वायर होगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। बन गया 49, केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी O49 इसका क्या आ जाएगा उत्तर। लेटर में क्या चल रहा है, तो S से Q 19 से 17 माइनस का 2, तो 17 माइनस 2 कितना होता है 15। किसकी वैल्यू होती है, O की, तो O49, और O से M माइनस का 2। बस यही हमारे प्रश्न का उत्तर बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन है भाई, शेर के भांजे का नाम क्या है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आओ हमारे साथ साथ पढ़ो। कहता है जमन और समन भाई हैं। जमन और समन दो क्या हैं, भाई हैं, जिनका एकल अभिभावक सोसियो हो। एकल अभिभावक का मतलब क्या हो गया कि जमन और समन उन दोनों के लिए ही एक सिंगल पेरेंट है, माता या पिता में से कोई एक है जिसको एकल अभिभावक यहां बोला गया है। वो कौन है एकल अभिभावक, माता है या पिता है, ये फिलहाल नहीं पता, पर दोनों का एक ही अभिभावक। ठीक है, कहता है सोसियो दमन का भाई है, जिसकी माँ का इकलौता भाई शेर है। किस तरह के नाम रखे हैं भाई इन्होंने, दमन जमन की बुआ है, शेर का केवल एक भांजा और एक भांजी है। शेर के भांजे का नाम क्या है, अटपटी फैमिली है, कुछ अटपटे नाम रखे हैं अलग। आओ बताते हैं भैया शेर के भांजे का नाम क्या है। कहता है जमन और समन भाई हैं, तो क्या करते हैं, जमन को और समन को भाई बना लेते हैं। तो जमन और समन भाई हैं, दोनों क्या हैं, भाई हैं, तो मेल हैं, जिनका एकल अभिभावक सोसियो है। यानी इन दोनों का जो अभिभावक है वो एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है सोसियो। क्या नाम है, सोसियो। अब ये मेल है या फीमेल ये नहीं पता, लेकिन दोनों का अभिभावक केवल और केवल एक है, सोसियो। सोसियो दमन का भाई है। ठीक, ये भी पता चला कि सोसियो भाई है, किसका भाई है,
दमन का भाई है, सोशियो दमन का भाई है। तो अगर सोशियो दमन का भाई है तो सोशियो क्या हो गया, जमन और समन के पिता हो गए। ठीक, कहता है जिसकी मां का इकलौता भाई शेर है। सोशियो दमन का भाई है जिसकी, यानी कि सेकेंड पर्सन दमन की मां का इकलौता भाई शेर है। ठीक है, दमन की माता का इकलौता भाई कौन है, शेर। तो दमन ये है, सोशियो दमन का भाई है, और दमन की मां का इकलौता भाई, तो दमन की माता जी, दमन की माता जी का इकलौता भाई कौन है, शेर। दमन की माता का इकलौता भाई कौन है, शेर है। दमन की माता का इकलौता भाई शेर है, तो ये इनका शेर हो गया। कहता है दमन जमन की बुआ है। ये जो दमन है ये बुआ है किसकी, जमन की। अब समझो, जमन किसका बेटा है, सोशियो का, और दमन अगर जमन की बुआ है तो दमन क्या होगी, महिला होगी ना। दमन महिला होगी तभी तो बुआ कहलाएगी। उसने कहा है कि दमन कौन है, दमन जमन की बुआ है। ठीक, तो दमन जमन की बुआ है, जमन के पिता सोशियो हैं, तो सोशियो कौन हो गए, दमन के भाई, और दमन सोशियो की बहन। दमन की माता और सोशियो की माता, दोनों की माताएं सेम होंगी। क्यों, क्योंकि दोनों भाई बहन हैं। ठीक, उसने कहा है दमन जमन की बुआ है, शेर का केवल एक भांजा और एक भांजी है। शेर जो है उसके एक भांजा है और एक क्या है, भांजी है। यानी प्रश्न के अनुसार हमारे सामने जो स्थिति है, दमन और सोशियो की माता का जो भाई है वो है शेर, तो माता का भाई क्या कहलाता है, मामा, और मामा के लिए हम क्या कहलाते हैं, भांजे या भांजी। तो कहता है शेर की एक भांजा और एक भांजी है, तो शेर की बहन के दो बच्चे दमन और सोशियो, सोशियो क्या हो जाएगा, उसका भांजा हो जाएगा, और दमन क्या हो जाएगी, उसकी भांजी हो जाएगी। तो उसने कहा शेर के भांजे का नाम क्या है, तो शेर की बहन का बेटा सोशियो, वही क्या हो जाएगा, उसका भांजा हो जाएगा। तो दमन के भांजे का नाम हो जाएगा सोशियो। ठीक, आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे नाम दिए हैं कि नाम से जबरदस्ती का कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। दमन जमन समन सोशियो शेर, इस तरह के नाम देकर के जबरदस्ती का कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। और ब्लड रिलेशन में ये बहुत होता है, जबरदस्ती ऐसे नाम दे दिए जाएंगे आपको जो आपको पढ़ने से या तो हंसी आएगी या अजीब लगेगा पढ़ने में, और ये आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका होता है केवल और केवल। तो नामों पे नहीं जाना है, अपने कॉन्सेप्ट पे रह के प्रश्न का उत्तर बताना है। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन। यदि ए का अर्थ प्लस है, ठीक, एस का अर्थ माइनस है, एम का अर्थ गुणा है, और डी का अर्थ है भाग, और बी का अर्थ है, क्या अर्थ है भाई, बी का अर्थ है ये वाला ब्रैकेट, बी का अर्थ है ये वाला ब्रैकेट स्मॉल, और एफ का अर्थ है ये वाला ब्रैकेट स्मॉल। तो निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये एक समीकरण हमारे सामने दिया गया है, इस समीकरण को हल करने के लिए अब हमसे कह रहा, करो जरा बताओ। क्या आएगा समीकरण, हमको यहां पर ब्रैकेट भी दिए हुए हैं तो ब्रैकेट में अरेंज करना है उनको, और ब्रैकेट में अरेंज करने के साथ साथ फिर सिंबल्स में चेंज करके तब हमको इसको सही आंसर बताना है। ठीक, तो सबसे पहले देखो हमारे पास लिखा हुआ है बी, और कहता है बी का अर्थ है ये वाला ब्रैकेट, तो क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट बनाया, फिर 700 700, फिर ए का अर्थ क्या है प्लस, तो ये हो गया प्लस, फिर 110 110, फिर एस है, एस का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस हो गया, फिर 90 है तो ये हो गया 90, फिर एफ है तो एफ ब्रैकेट क्लोज कर रहा है, ये ब्रैकेट हुआ क्लोज। ठीक, फिर है डी, तो डी का अर्थ क्या है भाग, तो ये हो गया भागित, भागित के बाद फिर से बी दिया है यानी ब्रैकेट ओपन। ठीक है, फिर 9 दिया है तो 9, एम का अर्थ क्या है, एम का अर्थ है गुणा, गुणते 10 हो गया, एस का अर्थ है माइनस, माइनस 10 हो गया, तो 9 गुणे 10 माइनस 10। ठीक है, और फिर है एफ, तो ब्रैकेट को बंद कर दिया। बस सबसे पहले तो हमको ये काम करना था। अब जब ये काम हमने किया तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 700 प्लस 110 माइनस 90, 110 और माइनस 90 कितना हुआ 20, 700 प्लस 20 कितना हो गया 720 हो गया, फिर ये डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन आ गया। ठीक है,
इधर कितना आएगा, 9 द्याम कितना होता है 90, और 90 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 80, तो ये बच गया हमारे पास में 80। 720/80 करना है, नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर लोगे। 720/80 करोगे तो 0 से 0 कटा और 8 9 72, कितना आ गया 9 आ गया। यही 9 हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। 9 इज ओनली राइट आंसर। आई बात समझ में? क्वेश्चन अगेन आसान, लेकिन जो क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन कैसा दिया है, बढ़िया तगड़ा प्रेजेंटेशन दिया है। बहुत सारे बच्चे जब इसको लिख रहे होंगे तो उसको लिखने में ही गलती कर देंगे। बहुतों को ये जो क्या कोष्टक ब्रैकेट दिया है ये समझ नहीं आएगा कि ये है क्या, आखिरकार करना क्या है इसका, है कि नहीं। आ जाओ, निम्नलिखित अंश को पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्न के उत्तर दें। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अनुच्छेद। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा छोटा सा, वो किसी से भी संबंधित होगा, पैराग्राफ किसी से भी संबंधित होगा। उस पैराग्राफ के अंतर्गत फिर आपसे कोई एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, कहेगा बताइए इस कथन के सत्यता की जांच कीजिए, सत्य है कि असत्य है, कि संभावित सत्य है कि संभावित असत्य है, या कुछ कह नहीं सकते ऐसा करके। या फिर पैराग्राफ देकर के कहेगा कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से इनमें से कौन सा सेंटेंस या कौन सा कथन पूर्ण रूप से समर्थन करता है या पूर्ण रूप से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के बनते हैं, ठीक है। तो आओ पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है? टेक्नोलॉजी में हो रही प्रगति डेटा गोपनीयता और सुरक्षा से संबंधित ताजा जोखिमों को लगातार बढ़ा रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि टेक्नोलॉजी में जो लगातार प्रगति हो रही है, टेक्नोलॉजी में जो लगातार उन्नति हो रही है, वो उन्नति वो प्रगति डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा से संबंधित ताजा जोखिमों को, डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा से संबंधित जो लेटेस्ट हमारे पास जोखिम हैं, उन जोखिमों को लगातार बढ़ा रहा है। इस तरह के जोखिमों के बिना टेक्नोलॉजी में कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकती है। ऐसा उसने स्टेटमेंट में दिया है कि यदि इस तरह के जोखिम नहीं होंगे तो इस तरह के जोखिमों के बिना टेक्नोलॉजी में कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकती है, ठीक। आईटी उद्योगों को इस तरह के जोखिमों से निपटने के लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए। यानी जो आईटी उद्योग हैं, आईटी इंडस्ट्री है, उसको इस तरह के जोखिमों से, इस तरह के खतरों से निपटने के लिए उसको सुसज्जित किया जाना चाहिए, यानी उसको बेहतर किया जाना चाहिए, ठीक। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब उसने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प उपर्युक्त कथन यानी इस कथन में सबसे अच्छी तरह से संबंधित है, ये बताइए, ठीक। पढ़ते हैं चारों स्टेटमेंट को। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अंग्रेजी भाषा में मैंने आपको नहीं दिया, पीछे के सारे क्वेश्चन आपको अंग्रेजी भाषा में भी मिल रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि कोई क्वेश्चन जो बड़ा होगा साइज में, ठीक है, तो इस पेज में समाने के लिए उसमें अगर हम अंग्रेजी भाषा भी लगा देते हैं तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है क्वेश्चन का फॉन्ट, फिर वो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए वहां पर हम सिर्फ हिंदी भाषा को प्रेफरेंस देंगे, ठीक। तो उम्मीद है आप इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमको समझ में आ गया है। स्टेटमेंट में टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी में जो प्रगति हो रही है उस प्रगति की बात कर रहा है। टेक्नोलॉजी में हो रही प्रगति से जो डेटा की गोपनीयता, डेटा की सुरक्षा को लेकर के जो जोखिम लगातार आ रहे हैं, जो खतरे लगातार आ रहे हैं, उनकी बात कर रहा है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि इस तरह के जोखिमों के बिना डेटा हम टेक्नोलॉजी में प्रगति नहीं कर सकते हैं, प्रगति नहीं हो सकती है, और आईटी उद्योगों को इस तरह के खतरों से निपटने के लिए तैयार करना चाहिए, ऐसा उसने बोला। अब कौन सा कथन अच्छी तरह से संबंधित है? तो पहला कथन है टेक्नोलॉजी की ठोस प्रगति में कुछ जोखिम भी शामिल होते हैं। ऐसा तो दिया गया है स्टेटमेंट में, देखो, इस तरह के जोखिमों के बिना टेक्नोलॉजी में कोई ठोस प्रगति नहीं है, यानी टेक्नोलॉजी की ठोस प्रगति में कुछ जोखिम भी शामिल होते हैं। ये सही स्टेटमेंट नजर आ रहा है। बाकी भी पढ़ के देखते हैं। कहता है आईटी उद्योग इस तरह के खतरों से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि सर ये तो दिया हुआ है कि आईटी उद्योगों को इस तरह के जोखिमों से निपटने के लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए। इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि आईटी उद्योग इस तरह के खतरों से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं है, बट दैट डजंट सम मीन, ठीक है।
जब आईटी उद्योग इस तरह के कोई कार्य करता है, टेक्नोलॉजी में प्रगति करता है, तो उसके संभावित खतरों को जांच पड़ताल करके ही टेक्नोलॉजी में वो आगे बढ़ता है। इसके बावजूद भी टेक्नोलॉजी में जब हम इंप्रूवमेंट करते हैं, बेहतर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास नए नए खतरे, ताजा खतरे, नए नए खतरे हमारे पास आते रहते हैं और हम उसी प्रकार से उन खतरों से निपटने के लिए अपने सिस्टम्स को, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हैं। तो वो जो कह रहा है कि आईटी उद्योग इस तरह के खतरों से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं है, यानी किसी खतरा जो आएगा आईटी उद्योग के अंतर्गत या इस तरह के डेटा गोपनीयता या सुरक्षा का जो खतरा आएगा, उससे हमारा आईटी उद्योग सुसज्जित नहीं है उस तरह के खतरों से निपटने के लिए, इसको हम दरकिनार कर देंगे। ये उचित नहीं मालूम हो रहा है। पहला वाला उचित मालूम हो रहा है कि उसने दिया है ठोस प्रगति नहीं हो सकती जब तक जोखिम नहीं होगा टेक्नोलॉजी में, और वो यहां पर दिख रहा है। ठीक, फिर तीसरा कहता है प्रगति जोखिमों और खतरों से मुक्त होनी चाहिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेटमेंट में कहा है कि ठोस प्रगति के लिए जोखिम भी होगा, तो ये गलत है। फिर कहता है डेटा गोपनीयता और सुरक्षा आईटी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं। आईटी उद्योग में जितनी जरूरी टेक्नोलॉजी में प्रगति है, उतनी ही जरूरी डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा और विश्वसनीयता भी है, तो महत्वपूर्ण नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते, ये भी गलत है। तो इन चारों में से कौन सा वो है विकल्प जो इस कथन को सबसे बेस्ट तरीके से संबंधित है? वो है पहला वाला, ये वाला ऑप्शन, कि जोखिमों के बिना टेक्नोलॉजी में कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकती और टेक्नोलॉजी की ठोस प्रगति में कुछ जोखिम भी शामिल होते हैं। ठीक, तो पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है? 18 और 63 जैसे आपस में संबंधित हैं, 44 और 154 जैसे आपस में संबंधित है, वैसे ही 54 किससे संबंधित होगा? क्या उत्तर बनेगा इसका? नंबर एनालॉगी का क्वेश्चन है। 18, 63, 44, 154 और 54। 63, 154 और 54 में कुछ बनेगा? 9 सत्ते 63 होता है, 7 9 63। एक सौ चौवन भी 7 से डिविजिबल है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। 63 भी 7 से डिविजिबल है, 154 भी 7 से डिविजिबल है। दोनों संख्याएं 7 से डिविजिबल हैं। तो अगर दोनों संख्याएं 7 से डिविजिबल हैं तो क्या कर सकते हैं? 9 सत्ते 63। आओ जरा एक लॉजिक लगा करके देखा जाए। जो पहली संख्या है उसमें बटे का 2 करें तो 18 बटे 2 कितना होता है? 9, और 9 में 7 का गुणा करें तो 9 सत्ते 63 मिलता है। क्या ये लॉजिक अप्लीकेबल है हर जगह पर? ठीक, तो 44 बटे 2 करते हैं तो कितना आता है? 22, और 22 में यदि हम 7 का गुणा करें तो 20 सत्ते 140 और 7 दूनी 14, यानी 140 और 14 154 मिलता है, एग्जैक्टली मिलता है। यानी यही लॉजिक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब अगर ये लॉजिक हम अप्लाई करते हैं तो क्या करें? 54 बटे 2 कर दें तो 54 बटे 2 कितना होता है? 27, 27 दूनी होता है ना 54। ठीक, 54, 27 में यदि हम 7 का गुणा करें तो कितना आएगा? 20 सत्ते 140 और 7 सत्ते 49। 140 और 49 कितना होगा जोड़ने पर? 189 आ जाएगा, यानी 189 हमारे प्रश्न का उत्तर बनेगा। कहां दिया है? बी में। सो बी इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक, ऊपर अंग्रेजी में लिखे हैं, नीचे हिंदी में लिखे हैं, तो उस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहीं जगह ही नहीं बची। लेकिन चलो आप लोग पढ़ो, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। हिंदी वाले हिंदी से पढ़ लें, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी से पढ़ लें, दोनों लोग पढ़ लें।
देखा जाए, सॉल्व किया जाए। क्या कह रहा है, अरे कहां गया, ये है, ये क्वेश्चन है। ठीक, क्या कहता है, कहता है श्री एक्स बिंदु ए से मैराथन दौड़ शुरू करते हैं। अच्छा, मैराथन दौड़ रहे हैं तभी इतना सारा कुछ दौड़े हैं, क्योंकि मैराथन दौड़ रहे हैं। ए से मैराथन दौड़ शुरू करते हैं, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाते हैं, बी पर पहुंचते हैं, फिर 6 किलोमीटर, सी जाते हैं दाएं मुड़ करके, फिर दाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर। पूछा क्या है, क्या पूछना चाहते हैं, बिंदु एफ पर श्री एक्स का मुंह किस दिशा की ओर है। जब श्री एक्स बिंदु एफ पर पहुंचते हैं तो उनका मुख किस दिशा की ओर है, वो जानना चाहता है। तो अब भैया चलाना शुरू करें। ये हमारे पास हो गया बिंदु ए। ठीक है, उसने अंतिम दिशा हमसे नहीं पूछी है, उसने हमसे पूछा है कि बिंदु एफ पर जब वो पहुंचते हैं तब उनका मुख कहां पर है। तो बिंदु ए से मैराथन दौड़ना शुरू करते हैं, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो यहां से उनको उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दौड़ा दिया। कहता है बिंदु बी पर पहुंचते हैं, फिर दाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर, तो ये हो गया हमारे पास बिंदु बी। यहां से दाएं मुड़े हैं तो दाया पड़ेगा, यहां पर पूर्व में दाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर और चलते हैं, दाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर दौड़ करके कहां पहुंचते हैं, बिंदु सी पर पहुंचते हैं, तो ये हो गया बिंदु सी। कहता है फिर दाएं मुड़ते हैं और 8 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं। दाएं मुड़ करके कितनी दूरी को तय करते हैं, 8 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं। तो ठीक है, 8 किलोमीटर की दूरी को तय करा देते हैं। ठीक, यहां से इनका दाया पड़ेगा नीचे, तो नीचे दाईं ओर मुड़े और कितनी दूरी तय कर ली, 8 किलोमीटर की दूरी यहां पर उन्होंने तय कर ली। कहां पहुंच गए, बिंदु डी पर, तो ये बिंदु डी हो गया हमारे पास। कहता है फिर दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर दौड़ करके ई पर पहुंचते हैं। तो अब यहां से इनका दाया कहां पड़ेगा, इधर पश्चिम की ओर। ठीक है, तो यहां से पश्चिम की ओर दाईं ओर मुड़ते हैं, पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं। ठीक है, तो ये दूरी हमारे पास आ गई 10 किलोमीटर की। ठीक, कहां पहुंच जाते हैं, बिंदु ई पर, तो ये हो गया बिंदु ई। फिर कहते हैं कि बिंदु ई पर पहुंचते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर दौड़ करके एफ पर पहुंचते हैं। ठीक, यहां से वापस कहां मुड़ते हैं, दाएं, दाया कहां पड़ेगा, ऊपर की ओर, उत्तर की ओर, दाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर कहां दौड़ते हैं, एफ पर दौड़ते हैं, यानी एफ तक दौड़ते हैं। ठीक, यहां पर आ गए। फिर कहता है कि फिर दाएं मुड़ते हैं और 1 किलोमीटर दौड़ करके बिंदु जी पर पहुंचते हैं। यहां से दाएं मुड़ा है 1 किलोमीटर जी पर, लेकिन रुको, हम क्यों बनाएं जी को, हम क्यों बनाएं एच को। उसने हमसे क्या पूछा है, बिंदु एफ पर श्री एक्स का मुख किस दिशा की ओर है। तो हम बिंदु एफ पर पहुंच गए ना। जब बिंदु एफ पर ई से दौड़ करके एफ पर बिंदु एफ पर श्री एक्स पहुंचते हैं, तो इस समय बताओ इनका मुख किस दिशा में होगा। ई से एफ पर दौड़ करके गए तो सीधे दौड़ करके जा रहे होंगे, तब एफ पर पहुंचेंगे। तो उसने यही पूछा है कि बिंदु एफ पर श्री एक्स का मुख किस दिशा की ओर है। तो बिंदु एफ पर जब वो पहुंचते हैं तो श्री एक्स का मुख किधर है, उत्तर दिशा की ओर है। कहां है, उत्तर दिशा की ओर। अब हम ना तो जी बनाएंगे दाएं मुड़ करके, ना वापस दाएं मुड़ करके हम एच बनाएंगे। हमको जी और एच बनाने से कोई मतलब नहीं। हमारा उत्तर आ गया है कि एफ पर जब वो पहुंचता है तब उत्तर दिशा की ओर होता है, तो बी यानी उत्तर दिशा इज राइट आंसर। ठीक, आ जाओ, ये ध्यान देने योग्य बात है। डायरेक्शन के क्वेश्चंस आपने मेरी अप्रोच देखी होगी। जब मैं डायरेक्शन का क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराता हूं तो अक्सर मैं शुरुआत की 1-2 लाइन पढ़ने के बाद सीधा ये देखता हूं कि उसने पूछा क्या है हमसे। क्यों ऐसा देखता हूं मैं, क्योंकि कई बार हमको ऐसा क्वेश्चन डायरेक्शन में मिलेगा जहां पर हमको पूरा फिगर बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, थोड़ा सा फिगर या आधा फिगर बनाकर ही हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाता है। ठीक, आइए ब्लड रिलेशन के कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है L प्लस एम का अर्थ है कि L M का पुत्र है, यानी प्लस का अर्थ है पुत्र, माइनस का अर्थ है पति, क्रॉस का अर्थ है भाई और डिवाइड का अर्थ है माता। तो A क्रॉस B डिवाइड C का क्या अर्थ है जानना चाहता है। आइए इसका फैमिली ट्री बना लेते हैं, प्रश्न का उत्तर बना लेते हैं। ठीक, क्या होगा, A क्रॉस B, क्रॉस का अर्थ क्या है, L क्रॉस M का अर्थ है L M का भाई है, तो A क्रॉस B का अर्थ हो जाएगा A भाई है B का। ठीक है, L क्रॉस M का अर्थ है L M का भाई, तो A क्रॉस B का अर्थ है A B का भाई है। डिवाइड का अर्थ क्या है, तो L डिवाइड M का अर्थ है L M की माता है, तो B डिवाइड C का अर्थ हो जाएगा कि B C की माता है। यही बनेगा कि नहीं, A भाई है B का और B C की माता है। अब कहता है कि बताओ इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन हमारे सामने है। पहला ऑप्शन है A C की मां है। क्या A C की मां है, नहीं।
सी बी का बच्चा है और बी का भाई कौन है, ए, तो ए सी का मामा है। क्या है, ए सी का मामा। गलत है। ए सी का पिता है, नहीं, मामा है। ए सी का भतीजा या भांजा है, नहीं, ए सी का मामा है, यह भी गलत है। ए सी का मामा है कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। सो डी इज राइट आंसर कि ए कौन है, सी का मामा। सीधा हिसाब है, ए बी का भाई और बी का बच्चा सी है तो ए सी का मामा हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में। डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, लेकिन डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को पजल के फॉर्म में दिया गया। यह क्वेश्चन है एक छोटा सा पजल, जिसमें वो कह रहा है कि 4 जादूगर यू वी डब्ल्यू और एक्स हैं, जो 4 क्रमागत दिनों यानी लगातार 4 दिनों में एक थिएटर पर प्रदर्शन करेंगे। ठीक, प्रत्येक एक अलग दिन पर प्रदर्शन करेगा, यानी चारों जो जादूगर हैं वो अलग अलग दिनों पर, लेकिन चारों लगातार दिनों पर अपने जादू का प्रदर्शन थिएटर में करेंगे। लेकिन इसी क्रम में नहीं, कहता है डब्ल्यू किस दिन प्रदर्शन करेगा, डब्ल्यू किस दिन प्रदर्शन करेगा, ये वो हमसे जानना चाहता है। ठीक, अंग्रेजी में भी दिखा देते हैं, अब वहां पर तो हिंदी में अंग्रेजी मिक्स कर नहीं सकते थे। 4 मैजिशियंस यू वी डब्ल्यू एंड एक्स विल परफॉर्म एट अ थिएटर 1 on 4 consecutive days, 4 लगातार दिनों में, each on a different day but not in the same order। ठीक, on which day will W perform, W किस दिन परफॉर्म करेगा। अब आपके सामने 2 स्टेटमेंट हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ करके बताना है कि इनमें से किस स्टेटमेंट या क्या दोनों स्टेटमेंट या क्या किसी स्टेटमेंट से भी इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है अथवा नहीं। ठीक, पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, डेटा सफिशिएंसी की एक बेसिक चीज मैंने आपको बताई थी, और वो क्या बताई थी कि डेटा सफिशिएंसी की जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक एक स्टेटमेंट को एक बार में लेते हैं। हम स्टेटमेंट केवल 1 लेंगे, उसमें ये भूल जाएंगे कि दूसरा स्टेटमेंट भी दिया गया है। हम ये चेक करेंगे कि क्या केवल पहले वाले स्टेटमेंट से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं तो भी ठीक, नहीं दे सकते हैं तो भी ठीक। फिर दूसरे वाले को चेक करेंगे केवल और केवल, उससे दे सकते हैं तो ठीक, नहीं दे सकते हैं तो ठीक, उसके आधार पे उत्तर निकालेंगे। मान लीजिए ऐसा हुआ कि दोनों स्टेटमेंट से प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता, तब अगली प्रक्रिया क्या होगी कि हम दोनों स्टेटमेंट को मर्ज कर लेंगे, यानी दोनों स्टेटमेंट को एक मान लेंगे और फिर एक मान करके प्रश्न का उत्तर सॉल्व करेंगे। ठीक, और तब बता सकते हैं कि क्या उत्तर आया या नहीं। ठीक है, तो हमको बताना है कि डब्ल्यू ने किस दिन प्रदर्शन किया। पहला स्टेटमेंट है 101 फरवरी से शुरू होता है। उसने कहा है कि 4 क्रमागत दिनों में थिएटर में परफॉर्म करेंगे। अगर स्टेटमेंट 1 के अनुसार 101 फरवरी से शुरू होता है तो 101 फरवरी से शुरू होगा तो 1, 2, 3 और 4, इन 4 लगातार दिनों में चारों लोग शो करेंगे। कहता है 101 फरवरी से शुरू होता है और एक्स अगले दिन प्रदर्शन करता है। एक्स का प्रदर्शन कब होता है, अगले दिन, यानी 100 शुरू हुआ 1 से तो अगला दिन कौन सा होगा, 2, तो 2 तारीख को एक्स परफॉर्म करेगा। ठीक, अब केवल पहले स्टेटमेंट की बात करें तो 2 तारीख को एक्स परफॉर्म करेगा, लेकिन यू वी और डब्ल्यू कब परफॉर्म करेंगे क्या पता है, डब्ल्यू कब परफॉर्म करेगा क्या हम निकाल सकते हैं केवल पहले स्टेटमेंट से, नहीं, तो पहले स्टेटमेंट से केवल आंसर नहीं आ सकता। अब दूसरे को चेक करेंगे, कहता है यू 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करता, यू 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करता है। यू और वी के प्रदर्शनों के बीच कोई एक प्रदर्शन करता है, यानी यू और वी जब कभी भी प्रदर्शन करेंगे तो उनके बीच में कोई एक व्यक्ति प्रदर्शन यहां पर करेगा। यू और वी कॉन्जिक्यूटिव डेज में प्रदर्शन नहीं करते, उनके बीच में एक व्यक्ति है, और यू 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करता। अब अगर हम केवल सेकंड वाले स्टेटमेंट को लेते हैं तो हमको यही नहीं पता है कि ये कब कब प्रदर्शन हुए हैं, बस हमको ये पता कि यू 3 तारीख को नहीं करता, तो क्या 3, 4, 5, 6 को हुआ है ये शो, या 2, 3, 4, 5 को हुआ है, या 1, 2, 3, 4 को हुआ है, हमको पता ही नहीं। ठीक, और यदि नहीं पता है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, केवल सेकंड वाले से क्या प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, नहीं। अब क्या करें, ना तो पहले से दे सकते हैं ना दूसरे से दे सकते हैं, तो क्या करेंगे, दोनों स्टेटमेंट को मर्ज कर लेंगे। अब हम मानेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट एक हैं। अब दोनों स्टेटमेंट यदि एक हैं तो एक साथ पढ़ करके देखते हैं क्या उत्तर दे पाएंगे। तो हमारा स्टेटमेंट कहता है 101 फरवरी से शुरू होता है, प्रश्न के अनुसार 4 क्रमागत दिनों में शो होता है। तो अगर 1 फरवरी से शुरू होता है तो 1, 2, 3, 4 इन 4 दिनों में शो होगा।
एक्स अगले दिन प्रदर्शन करता है, यानी एक्स कब प्रदर्शित होगा, 2 तारीख को। ठीक, फिर कहता है यू 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करता, यानी 3 तारीख को यू प्रदर्शन नहीं करेगा। अगर 3 को यू प्रदर्शन नहीं करेगा तो यू कब करेगा, या तो 1 को करेगा या तो 4 को करेगा। और कहता है कि यू और वी के प्रदर्शनों के बीच कोई एक प्रदर्शन करता है। ठीक, अब अगर हम यू को रख दें पहले पर, तो क्या वी को हम चौथे पे रखें, तो यू को पहले और वी को चौथे पर रखेंगे तो ये आएगा कि यू और वी के बीच में 2 लोग प्रदर्शन करते हैं, जबकि वो कह रहा है कि कोई एक प्रदर्शन करता है, यानी यू और वी जो हैं वो हमारे पास में कहां पर, पहले और चौथे में नहीं आएंगे, पहला चौथा में नहीं होगा। ठीक, अब उसने क्या कहा कि यू को हम तीसरे इस नंबर पर नहीं रख सकते, यू 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करता, तो अगर यू 3 को नहीं करता है तो यहां पर वी को कर दें। अगर यू 3 पे नहीं आ सकता तो 3 पे वी को कर दिया। अब अगर 3 को वी पे किया तो नीचे यू को ले आए क्या, नहीं, फिर यू और वी के बीच में कोई नहीं रहेगा, जबकि वो कहता है एक व्यक्ति है। ठीक, तो अगर 3 नंबर पे वी है तो यू को कहां रख दें, पहले नंबर पे। अब जैसे ही हम यू को पहले नंबर पर रखेंगे तो यू और वी के बीच में एक व्यक्ति एक्स है, यू तीसरे नंबर पर नहीं, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो हमारे पास एक दिन बचा 4 और एक व्यक्ति बचा डब्लू, तो चौथे स्थान पर कौन आएगा, डब्लू, यानी कि 4 तारीख को कौन प्रदर्शन करेगा, तो 4 तारीख को डब्लू प्रदर्शन करेगा, 4 तारीख को डब्लू अपना जादू दिखाएगा। ठीक, यही वो हमसे जानना चाहता था कि डब्लू किस दिन प्रदर्शन करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे लिए जरूरी है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ऐसा कोई स्टेटमेंट है, देखो स्टेटमेंट नंबर 1, 1 और 2 दोनों साथ मिलकर सवाल का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यानी ऑप्शन नंबर ए यही हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। क्लियर, आ गई बात समझ में। तो साथियों, ये थी हम लोगों की आज की क्लास सीसेट की परीक्षा के लिए और पीटी की भी परीक्षा के लिए, जो कि 7:30 बजे होती है। ठीक, 15 क्वेश्चन का सेट हम लोग करते हैं और 15 क्वेश्चन आज के सत्र के समाप्त हो गए हैं। आप लोगों का कोई डाउट है तो उसको कमेंट में पूछ लीजिए, उसको बता दें, और फिर आज के सत्र को यहीं पर करेंगे समाप्त। ठीक है, ये रीजनिंग एक्सप्रेस की ऑफिशियल ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इसके डाउनलोड का लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां पर भी क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो तो इस नंबर पे कॉल कर लें। अब गुरुजी काहे डाउनलोड कर लें, हम क्यों करें डाउनलोड, तो डाउनलोड इसलिए करना है क्योंकि आपकी सहूलियत के लिए, आपके परीक्षा में आपकी सहायता के लिए यहां पर रीजनिंग के कुछ कोर्सेस हैं जो उपलब्ध हैं। वो कोर्सेस आप ले सकते हैं आपकी इच्छा होने पर। ठीक, वरना यूट्यूब पर जो क्लास चल रही लगातार आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़िए। ठीक, पर यदि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से थ्योरी वाली क्लासेस लेना चाहते हैं, आपको थ्योरी पढ़नी है, सब्जेक्ट उतना बेहतर नहीं, आप उसको बेहतर करना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। जैसे यूपीपीएससी सीसेट की परीक्षा के लिए ये अभ्युदय कोर्स है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ इस कोर्स में आपको सारी की सारी थ्योरी की क्लासेस मिलेंगी, परीक्षा नजदीक आते ही लाइव क्लासेस मिलेंगी और पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, इस कोर्स को आप कर सकते हैं ज्वाइन सीसेट की परीक्षा के लिए। और सीसेट की परीक्षा के लिए केवल हिंदी और रीजनिंग, ये 2 विषय काफी। ठीक, यूपीएसआई की परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो उसके लिए ये शौर्य बैच है, कंप्लीट कोर्स है रीजनिंग का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग का फुल फ्लेज्ड कोर्स है, A to Z एसआई की परीक्षा के लिए 55-60 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग कोर्सेस लेते लेते तंग आ चुके हैं, परेशान हैं, नहीं लेना चाहते, एक बार रीजनिंग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए है ये दक्ष बैच। ठीक है, दक्ष बैच, अपने आप को रीजनिंग में दक्ष बना लीजिए। रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स है सभी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीएससी, यूपीटीपीएससी, यूपी पुलिस, अदर स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी तरह के वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप रीजनिंग को यहां पे पढ़ सकते हैं। कंप्लीट कोर्स है रीजनिंग का, सारा कुछ मटेरियल आपको यहां पर मिलेगा रीजनिंग विषय का। ठीक है, तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं हर परीक्षा की रीजनिंग के लिए। और ये अधिकारी बैच है, आरओ प्री के बाद जो आरओ मेंस की परीक्षा होगी, तो आरओ की मेंस की परीक्षा में 15 क्वेश्चन फिर से रीजनिंग के आपको मिलते हैं जीएस वाले सेक्शन में। तो आरओ मेंस की परीक्षा के लिए आप इस कोर्स को कर सकते हैं ज्वाइन। ठीक, तो ये कुछ कोर्सेस हैं, इन कोर्सेस का लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
किसी प्रकार की समस्या या असुविधा होने पर इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज या कॉल करके, ठीक। और अपनी इच्छा अनुसार इन कोर्सेज को आप देख सकते हैं जरूरत लगने पर, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इस पर भी जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स को यहां पर शेयर कर सकते हैं, ठीक। और हमसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं अपने, ठीक है। और अंत में इस क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। चलिए आज के इस सत्र को फिर यहीं पर करेंगे समाप्त और मुलाकात करेंगे आप लोगों से अगले सत्र में। तब तक के लिए सब लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो और बिंदास रहो, पढ़ते लिखते रहो, परीक्षा की तैयारी करते रहो, ठीक। मिलते हैं अगले सत्र में, धन्यवाद।